नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। ऐसे दौर में जब दुनिया में कम से कम दो मोर्चों पर आमने सामने का युद्ध चल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीसरे वैश्विक मोर्चे पर युद्ध तेज कर दिया है। यह है ट्रंप का टैरिफ वॉर, जो किसी भी अन्य युद्ध में हुए नुकसान से ज्यादा नुकसान दुनिया को पहुंचा रहा है। ट्रंप को लगता है कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका की दरियादिली का फायदा उठाकर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाते रहे हैं। यही वजह है कि सत्ता में आने के साथ ही ट्रंप ने टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगाकर हर देश को सबक सिखाना शुरू कर दिया। दुनिया का कोई इलाका इसके असर से नहीं बचा। यह अलग बात है कि चीन को लेकर ट्रंप सबसे ज्यादा सख्त हैं और बाकी देशों के साथ थोड़ी नरमी दिखाते हुए कुछ मोहलत उन्होंने दी है। लेकिन ट्रंप के मिजाज का कोई ठिकाना नहीं और नाजुक मिजाज बाजार इसी वजह से गिरता उठता पड़ता जा रहा है। दुनिया भर के बाजारों में इस अस्थिरता का एक असर यह हुआ है कि सोना मजबूत हुआ है। सोना ऐतिहासिक तौर पर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। भारत के कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 97,500 रुपए के करीब पहुंच गया और 1 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर से वो अब बस 2,500 रुपए ही पीछे है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा टैरिफ वॉर के दौरान सोने के लिए मांग और तेज होगी, जिसका असर उसकी बढ़ती कीमतों पर दिखेगा? क्या शेयर बाजार से निवेशकों का मोहभंग उन्हें सुरक्षित माने जाने वाले सोने की ओर ज्यादा मोड़ेगा? हालांकि टैरिफ को लेकर ट्रंप के ऐलान से पहले ही निवेशकों को इसका एहसास था और सोने की मांग बढ़ गई थी। वो मांग बनी हुई है। जानकार अब यह अटकल लगा रहे हैं कि सोना कब 1 लाख रुपए को पार करेगा या फिर क्या उसकी कीमत गिर जाएगी। इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों के मुताबिक कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के दाम अगले 2 साल में 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच सकते हैं। भारतीय मुद्रा में इसका मतलब है कि अगले 2 साल में 24 कैरेट सोने का दाम 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का अनुमान है कि मौजूदा साल 2025 के खत्म होते होते सोने के दाम 3,300 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस यानी 99,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। दरअसल ऐसे समय जब ट्रंप के कारण टैरिफ युद्ध के वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, तो शेयर, बॉन्ड्स या करेंसी में निवेश को ज्यादा जोखिम भरा माना जा रहा है और सोने में निवेश को ज्यादा सुरक्षित। इसीलिए जोखिम वाली जगहों से निकालकर पैसा सोने में लग रहा है। मांग बढ़ने के कारण सोने के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ रिसर्च फर्म सोने को लेकर बहुत आशावान नहीं लग रही। रिसर्च फर्म मॉर्निंग स्टार का मानना है कि अगले कुछ साल में सोना अपनी मौजूदा कीमत से 40% तक गिर सकता है, यानी सोना 55 से 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी मौजूदा कीमत पर स्थिर रहा तो। मॉर्निंग स्टार के मुताबिक सोने की बढ़ती सप्लाई उसकी कीमतों के गिरने की वजह बनेगी, क्योंकि दुनिया भर में जो देश हैं वो खनन से सोना उत्पादन तेज कर रहे हैं और इसके साथ ही सोने की रिसाइकलिंग भी बढ़ गई है। मॉर्निंग स्टार का मानना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की लगातार खरीदारी को कम कर सकते हैं। हालांकि कई जानकार इस विश्लेषण से सहमत नहीं हैं। अब सवाल यह है कि सोने में आखिर ऐसा है क्या कि उसे लेकर आम आदमी से लेकर देश और सेंट्रल बैंक तक इतने उत्साहित रहते हैं और उसे अपने खजाने में भरने को लालायित रहते हैं। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चीज की कीमत तभी होती है जब उसका खास महत्व हो, वो खास काम आती हो। दुनिया में अकेला सोना ही ऐसी धातु है जो ऐसे कई मानकों पर खरा उतरता है। सदियों से सोने को संपत्ति, शक्ति और दैवीय गुणों का प्रतीक माना जाता है और इसकी कई वजह हैं। पहली बात तो यह है कि सोना बहुतायत में नहीं पाया जाता, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम या कोई और धातु। तो जो भी चीज कम मात्रा में होगी उसकी मांग ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी। सोने के साथ भी यही बात है। दुनिया में सोना बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। इस पीली सुनहरी धातु की अद्भुत आभा इंसान को हमेशा अपनी ओर खींचती चली आई है। इसकी ये सुनहरी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, चाहे कितने भी समय इसे रख लिया जाए, क्योंकि सोने को आमतौर पर इनर्ट मेटल माना जाता है, यानी ऐसी धातु जो आमतौर पर रासायनिक क्रियाओं से खराब नहीं होती या रासायनिक क्रियाओं में शामिल नहीं होती। उसमें जंग नहीं लगता, इसलिए उसका रंग जस का तस सुनहरा बना रहता है। तीसरी बात यह है कि सोना एक ऐसी धातु है जो अपनी खूबियों के कारण गहनों में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये मैलिएबल और डक्टाइल है। मैलिएबल का मतलब है इसे पीट कर यानी दबाव से बहुत ही पतली शीट्स में बदला जा सकता है, और डक्टाइल का मतलब है कि इसे खींचकर लंबे तारों में
बदला जा सकता है और इन्हीं दोनों खूबियों के कारण खूबसूरत और बारीक गढ़त के गहनों को बनाने में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से इसका सुनहरा रंग जो कभी खराब नहीं होता। सोने को इन खूबियों की वजह से ही हमेशा से ताकत और वैभव का प्रतीक माना जाता रहा। ऐतिहासिक तौर पर वैश्विक व्यापार में अक्सर इसका इस्तेमाल सामान को खरीदने के लिए मुद्राओं की जगह किया जाता रहा। हर ताकतवर देश और शासक ने उसका भंडार बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश की। यह माना गया कि किसी भी चीज की कीमत गिर जाए, सोना कभी इतना नहीं गिर सकता कि वो बेकार मान लिया जाए, यानी वो निवेश का सुरक्षित माध्यम है। दुनिया के तमाम देशों, तमाम सभ्यताओं में सोने का धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व रहा है। उसे दैवीय और राजकीय अधिकार का प्रतीक माना जाता रहा। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वजहों से दुनिया के कई देशों में सोने की बड़ी मांग होती है। चीन और भारत सोने की खपत में सबसे प्रमुख देश रहे हैं। भारत में तो सोने को लेकर अजब दीवानापन है। टेक्नोलॉजी का विकास होने के साथ ही सोने की अहमियत और बढ़ गई। विद्युत का अच्छा सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के और जंग न लगने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े उपकरणों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके और हमारे हाथ में जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, उसमें भी सोने का इस्तेमाल होता है। इन्हीं सब खूबियों के कारण सोने का इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों, नैनो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े तमाम उपकरणों में होता है। सोने की ये जो तमाम खूबियां हैं वो एक साथ किसी और धातु में नहीं पाई जाती। किसी में एक खूबी होगी तो दूसरी नहीं। इसीलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में सोने का इतना महत्व रहा है और आज भी उसकी जगह कोई और धातु नहीं ले पाई। इन्हीं खूबियों की वजह से जब भी शेयर बाजार हिचकोले खाता है, सोना उछलने लगता है, उसमें निवेश बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण दुनिया की मुद्राओं की कीमत कम हो सकती है, लेकिन सोने में निवेश उससे बचने का एक विश्वसनीय तरीका माना जाता है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता के लिए सोने में निवेश करते हैं ताकि वित्तीय बाजारों की तुनक मिजाजी से बचे रह सकें। आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी सोने को निवेश का सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। दुनिया के तमाम देशों के सेंट्रल बैंक अपनी मुद्राओं में स्थिरता रखने के लिए सोने के भंडार रखते हैं। जब अक्सर मुद्राएं गिरती हैं तो सोने की कीमत बढ़ती है। सोने के भंडार देश की आर्थिक ताकत का भी प्रतीक माने जाते हैं। सोने को लिक्विड एसेट भी माना जाता है, यानी ऐसी संपत्ति जो बिना किसी नुकसान के जरूरत के समय पर तुरंत बेची जा सके। अपनी बेहतर कीमत के कारण सोने पर आसानी से कम ब्याज पर कर्ज भी मिल जाता है। ये सोने पर यकीन ही है कि एक दौर में दुनिया के तमाम देशों की सरकारों ने मुद्रास्फीति से बचने और अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं यानी करेंसी को सोने से जोड़ दिया। देशों ने मुद्रा की मानक इकाई को सोने की एक तय मात्रा के बराबर मान लिया। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। इसके बाद देश उतनी ही मुद्रा छाप सकते थे जितनी कीमत का सोना उनके पास था। मुद्रा को सोने से जोड़ने के कारण अथाह पेपर मनी छापने पर लगाम लग गई। इसका मतलब यह है कि अपनी मुद्राओं की कीमत बढ़ाने घटाने की सरकारों की शक्ति भी सीमित हो गई। सोने में बदली जा सकने वाली मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का माध्यम बन गई। इससे देशों के बीच एक्सचेंज रेट में स्थिरता आई, महंगाई पर काबू और वित्तीय अनुशासन बना रहा। लोगों का अपनी मुद्रा में विश्वास बढ़ गया। सबसे पहले 1821 में यूनाइटेड किंगडम ने गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू किया। 1870 के दशक में जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। फिर तो दुनिया के कई देश इस ओर बढ़ते चले गए। इसकी वजह यह थी कि तब पश्चिमी उत्तर अमेरिका में काफी पैमाने पर सोने की खोज हुई थी, सोने की सप्लाई बढ़ गई थी। 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड चलता रहा। तब तक सोने को एक खास कीमत पर पेपर मनी के बदले में खरीदा या बेचा जा सकता था। पहला विश्व युद्ध शुरू होने के साथ ही गोल्ड स्टैंडर्ड के जाने के दिन भी आ गए। विश्व युद्ध के कारण देशों के बीच सोने के आयात निर्यात पर तमाम पाबंदियां लग गई। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के कुछ साल बाद गोल्ड स्टैंडर्ड एक नई शक्ल में स्थापित हुआ। तब सोने की रिलेटिव स्केर्सिटी यानी सापेक्ष कमी के कारण अधिकतर देशों ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को अपनाया, जिसमें उनके केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडारों को एक स्थिर एक्सचेंज रेट पर अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड जैसी मजबूत मुद्राओं से बदला जा सकता था। 1930 के दशक में दुनिया पर जब महामंदी छाई यानी द ग्रेट डिप्रेशन आया तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड फिर चरमरा गया। 1937 तक दुनिया के हर देश ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड छोड़ दिया।
लेकिन तब तक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके अमेरिका ने दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीद बिक्री के लिए डॉलरों में सोने की एक नई न्यूनतम कीमत तय कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिकतर एक्सचेंज रेट या तो अमेरिकी डॉलर से जुड़े या सोने की कीमत से, लेकिन बाद के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सोने की आधिकारिक भूमिका वर्ल्ड एक्सचेंज में पूरी तरह खत्म हो गई और यह हैसियत मुख्य तौर पर डॉलर और अन्य मुद्राओं के हवाले हो गई। इसके बावजूद अपनी तमाम खास विशेषताओं के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में सोने की अहमियत अब भी कम नहीं हुई है। दुनिया के देश अपने आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए सोने के भंडार रखते हैं। विदेशी मुद्राओं के भंडार में विविधता लाने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और मुद्रास्फीति से बचाव के लिए सोने के भंडार का इस्तेमाल होता है। खासतौर पर वित्तीय संकट के दौर में सोना एक बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए 1991 में जब भारत भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जरूरी सामान जैसे कच्चे तेल और खाद के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का भारी संकट था, पुराना कर्ज चुकाना भारी पड़ रहा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार उससे निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसके लिए देश का सोना ब्रिटेन में गिरवी रखने का फैसला किया गया, लेकिन तभी चंद्रशेखर सरकार गिर गई और नए लोकसभा चुनाव होने लगे। लेकिन देश के सामने विदेशी मुद्रा भंडार 1000 करोड़ रुपए भी नहीं रह गया था। ऐसे में चुनावों के बीच ही आपात उपाय के तौर पर तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को देश का सोना विदेशी बैंक में गिरवी रखने की फाइल पर दस्तखत करने पड़े, ताकि उससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल जरूरी भुगतान में किया जा सके। चुनाव खत्म होने के बाद ये सोना एयरलिफ्ट किया गया, जिसे स्विस बैंक यूबीएस ने खरीदा था और बदले में भारत को महज 20 करोड़ डॉलर मिले थे। इसके बाद जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार सत्ता में आई तो देश के पास बस 3 हफ्ते के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। भुगतान संकट को देखते हुए जुलाई महीने में फिर रिजर्व बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में 40 करोड़ डॉलर के एवज में सोना गिरवी रखना पड़ा। दोनों बार कुल मिलाकर 87 टन सोना गिरवी रखा गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक सुधारों से देश की आर्थिक दशा सुधरनी शुरू हुई और फिर उसी साल दिसंबर तक भारत ने अपना कुछ सोना वापस खरीद लिया। बाद के सालों में जब आर्थिक हैसियत सुधरती गई तो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत की सरकारें सोना खरीदती रहीं। 2009 में मनमोहन सरकार के दौर में भारत ने 200 टन सोना खरीदा। अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 तक भारत ने 100 टन सोना और खरीदकर अपने गोल्ड रिजर्व को बेहतर किया। सोना जब इतना अहम है तो ये जानने की इच्छा भी स्वाभाविक है कि किस देश के पास कितना सोना है। तो अब एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि दुनिया में सोने का सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाले 10 देश कौन से हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और IMF के मुताबिक दिसंबर 2024 तक सबसे ज़्यादा 8133 टन सोना अमेरिका के पास था। इसके बाद दूसरे स्थान पर 3351 टन के साथ जर्मनी के पास सोना है। फिर इटली, फ्रांस, रूस के बाद चीन का स्थान छठा है। चीन के पास 2289 टन सोना है। चीन के बाद स्विट्जरलैंड और फिर भारत का स्थान 8वां है। भारत के पास करीब 876 टन सोने का भंडार है। इसके बाद जापान और तुर्की का स्थान आता है। सोने की महत्ता पर इतनी चर्चा के बाद अब चलते हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के पास कुछ बुनियादी सवालों के साथ। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोने पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी जो कीमतें हैं ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि निवेशक शेयर बाजार में निवेश के बजाय सोना खरीदने की ओर कब और क्यों बढ़ते हैं? ऐसा है कि दुनिया में जब अनिश्चितता होती है तो फिर जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, लोग उसमें देखते हैं सर्टेनिटी कहाँ पे है। तो क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके बहुत उथल पुथल कर दिया, खतरा रिसेशन का है, इन्फ्लेशन का है, और फिर यहाँ से कैपिटल हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है, स्टॉक मार्केट से बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट है। तो इसलिए पहले लोग डॉलर में और सोने में जा रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने में लग रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ में है, क्योंकि वहां पे भी रिसेशन का चांस है। तो इसलिए अब डॉलर भी छोड़ के वो सिर्फ जो है सोने में जा रहे हैं। इसलिए सोने के भाव बढ़ रहे हैं और डॉलर के भाव थोड़े गिरे हैं इधर पिछले 1-1.5 महीने में। और फिर अगर देखें तो अमेरिका में जो ट्रस्ट था, जो लोगों का, जो इन्वेस्टर्स का, वो ट्रस्ट भी कम हो गया है। इसीलिए जो US ट्रेजरी बॉन्ड जो सबसे सेफ माने जाते थे, उसमें भी गिरावट आई।
इसलिए उसके यील्ड बढ़ गए। उसका यील्ड बढ़ना एक अमेरिका के लिए खतरा होता है, क्योंकि जब यील्ड बढ़ जाता है तो लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो रिसेशन की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें, इतनी अनिश्चितता हो गई है फाइनेंशियल मार्केट्स में कि उसकी वजह से लोग सोने में जा रहे हैं, जिससे वो सर्टेनिटी में जा रहे हैं, ना कि डॉलर में या स्टॉक मार्केट में। प्रोफेसर कुमार, कोई भी देश अपने पास सोने का अधिक से अधिक भंडार क्यों रखना चाहता है? जैसे मैंने कहा कि एक तरह से जो दुनिया में ट्रेड होता है, तो जिसका भी कुछ सरप्लस होता है तो उसको एक अपना फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखना पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता क्या है कि उसमें कुछ सोना रखा जाता है, कुछ डॉलर रखे जाते हैं, कुछ और करेंसी रखी जाती है। अब जब डॉलर ही में खतरा आ गया, तो इसलिए फिर सोना ज़्यादा जो है सेंट्रल बैंक होल्ड करेंगे। और इधर देखा गया है जब से कि रूस में जो युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस का, तो उसके बाद से हुआ क्या था कि रूस पे जो सैंक्शन लग गए थे, और जो रूस के जो एसेट्स थे बाहर, उन पे फ्रीज लग गया था। तो तब से जो सेंट्रल बैंक्स को लगा कि ये हो सकता है कि हमारे ऊपर भी किसी दिन जो कोई फ्रीज लगा दे, कोई सैंक्शन लगा दे, तो जो गोल्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो सरकार है, उसने, हमारे जो आरबीआई है, उसने भी डिसाइड किया कि हमें गोल्ड में ज़्यादा रखना चाहिए। और जो गोल्ड उसने बाहर होल्ड किया हुआ था यूके में, तो वो वापस भी लाया गया है, जिससे कि वो सिक्योरली यहाँ पे रहे, जिससे कि कोई कल परेशानी हो तो हमारा गोल्ड का एसेट या बाकी रिजर्व वो फिर जो हमारे फ्रीज ना हो जाए। तो इसलिए सरकारें नहीं करती, वो सेंट्रल बैंक करते हैं, वो रिजर्व में सोना भी रखते हैं। सोने के भंडार के मामले में भारत जो है कितना मजबूत है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले? हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व सोने में नहीं है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास बहुत सोना है। तो और अगर कल ज़रूरत पड़ती है सोने की, तो वो मतलब सोना खरीदा जा सकता है यहाँ पे इंटरनली। पर क्योंकि हमारे यहाँ जो आम जनता है, वो सोने को बहुत मानती है, वो एक सिक्योरिटी मानती है, तो आसानी से देती नहीं है। तो इसलिए हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कुछ सोना तो होल्ड कर रहा है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा भी सोना नहीं है। हमारी जो रिजर्व्स हैं उसका एक छोटा हिस्सा सोने में है, बाकी डॉलर में और बाकी और करेंसीज में है। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत के लोगों के पास 28,000 टन सोना है। हालांकि इसकी सही से अनुमान इसका नहीं लग सकता। तो जो भारतीय लोगों के पास व्यक्तिगत सोना है, क्या वो भी देश की आर्थिक ताकत को मापने में गिना जाता है? नहीं, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है। हमारा प्रति व्यक्ति आय के मुताबिक हम लोग 140वें स्थान पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोने की खपत करीब करीब दुनिया की सबसे ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सोने को बहुत माना जाता है, सिक्योर माना जाता है। इसलिए जो हमारा वेल ऑफ सेक्शन है, वो सोने को होल्ड करता है। फिर हमारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो तेज़ है, तो जो काली कमाई है उसको भी लोग सोने में डालते हैं। तो इसलिए जो हमारा अपर मिडिल क्लास और जो रिच सेक्शन है, उसके पास काफ़ी सोना होता है। जो गरीब है उसके पास तो कोई सेविंग ज़्यादा होती नहीं है, तो उसके पास ज़्यादा सोना नहीं होता। तो मेरा मानना है जो ऊपर का जो 10% हमारे देश में है, उसके पास ही सोना है, और ख़ासकर जो ऊपर का 3% है उसके पास ज़्यादा सोना है, और बाकी जो 90% जो गरीब हैं, उनके पास बहुत ही कम सोना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार इस चर्चा के लिए। तो अब बात यह आती है कि सोने के प्रति इंसान का मोह कितना पुराना है। तो इसकी बात करें तो ये इतिहास से भी पुराना है, यानी प्रागैतिहासिक, यानी प्री हिस्टोरिक। शायद उस दौर में भी सोने की चमक इंसान को अपनी ओर खींचती रही होगी, जबकि लिखित रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते। पूरा पाषाण काल में करीब 40,000 साल ईस्वी पूर्व की कुछ गुफाओं में सोने के कुछ अंश मात्र, कुछ ट्रेसेस मिले हैं। मानव द्वारा सोने के इस्तेमाल के पहले ठोस सबूत करीब 3,000 साल पूर्व ईसा पूर्व मिस्र के मिलते हैं। प्राचीन मिस्र के राजा यानी फराओ सोने की अहमियत समझते थे। सोने को देवताओं के शरीर का हिस्सा माना जाता था। मिस्र में वहाँ के लोगों ने ही सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज रेशो तय की, जिसमें 1 यूनिट गोल्ड को 2.5 यूनिट सिल्वर यानी चांदी के बराबर माना गया। कीमती और शुद्ध माने जाने के कारण ही मिस्र में सोने का इस्तेमाल ममीज से लेकर पिरामिड्स के अंदर तक अलग अलग कामों में किया गया।
सोने के साथ भारतीयों का लगाव भी प्राचीन काल से ही है। 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व में रचे गए ऋग्वेद में तो कहा गया है कि हिरण्यगर्भ यानी सोने के गर्भ या फिर सोने के बीज से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत है। भारत में सोने को हमेशा से पवित्र धातु माना गया। सोने का इस्तेमाल देवी देवताओं की शोभा बनने से लेकर गहनों और दवाओं तक में होता रहा है। ऐतिहासिक दौर से ही भारत का वो चाहे कोई राज्य रहा हो, सोना उसकी आर्थिकी का खास हिस्सा रहा। प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में भी सोने का महत्व समझा गया। सोने को मुद्रा की तरह अपनाया गया। देवी देवताओं को स्वर्ण भंडारों के साथ दिखाया गया। सोना हैसियत का प्रतीक बना रहा। प्राचीन तुर्की का लीडिया साम्राज्य पहली सभ्यता रहा जिसने सोने को मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया की तमाम सभ्यताओं ने कीमत और इस्तेमाल में सोने का लोहा माना। हालांकि एक बहस ये भी कहती है कि दुनिया में सोने से ज्यादा झगड़ा किसी धातु के लिए नहीं हुआ। सोने के लिए इंसानों को कत्ल किया गया, राज्यों पर आक्रमण हुए, भाई ने भाई को सोने के आगे कुछ नहीं समझा। ताकत और वैभव को सोने में आंका गया, इंसानियत की कीमत नहीं समझी गई। यही बहस कहती है कि सोने से अच्छा तो वो लोहा है जिसने इंसान को खेती करने में मदद की, हल के फाल बनाए, खाने पीने के बर्तन बनाए, जानवरों से बचाव के हथियार बनाए। लेकिन इसी लोहे से सोने को हथियाने के हथियार भी बने। सोने और लोहे की महत्ता को लेकर यह बहस अनंत है। एनडीटीवी इंडिया में आज इतना ही। नमस्कार।